हेलो फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री कक्षा 12 लेसन 5 सरफेस केमिस्ट्री। यह है पाठ का नाम। इसमें आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अभी तक मैंने आपको विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं बताई थी। अधिशोषण, अवशोषण, शोषण, विशोषण। उसके बाद मैंने अधिशोषण के प्रकार बताए थे आपको, दो प्रकार का, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ठोस अधिशोषक पर गैस अधिशोष या गैस का अधिशोषण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने कारक देखे थे, किसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हमने देखा था जो गैस है उसका घुलना, मीन्स जो गैस पानी में या नमी में शीघ्रता से घुलती है उसका अधिशोषण ज्यादा होता है, लेकिन जो स्थायी गैसें होती है वो नमी में कम घुलती है, इस कारण से उनका अधिशोषण भी कम होता है। कारण मैंने आपको बताया था क्रांतिक ताप। उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा, यदि आपने अधिशोषक चूर्ण के रूप में लिया है तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि अधिशोषण निर्भर करता है किसके ऊपर? अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अधिशोषण की घटना ज्यादा होगी। फिर हमने तीसरा पढ़ा था दाब का प्रभाव, जो मैंने आपको बताया था अधिशोषण समतापी। फिर हमने पढ़ा था दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव हमने दोनों जगह पढ़ा था, भौतिक अधिशोषण के लिए और रासायनिक अधिशोषण के लिए, जिसे हमने कहा था अधिशोषण समदाबी। फिर मैंने आपको बताया था सक्रिय अणु जो है उनकी आकार पर भी ये निर्भर करता है। फिर मैंने आपको उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाया था अधिशोषण समतापी, जिसे फ्रैंडलिक नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण के द्वारा समझाया था, और समीकरण में अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य उन्होंने एक ग्राफ या वक्र खींचा, जिसमें उन्होंने 3 स्थितियां ली थी। कम दाब पर उन्होंने अधिशोषण के बारे में बताया था, अधिक दाब पर अधिशोषण के बारे में बताया था, और मध्यम दाब पर अधिशोषण के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था अधिशोषण की मात्रा x/m समानुपाती होती है दाब के। कब? जब कम दाब रखें। तो ग्राफ में हमने देखा था बिल्कुल एक सरल रेखा प्राप्त हो रही थी जब दाब कम रहता है। उस स्थिति में x/m समानुपाती होता है p⁴1, अर्थात x/m समानुपाती का चिन्हटा kp। फिर अत्यधिक तीव्र दाब करते हैं अपन, तो हमने क्या देखा था? बिल्कुल एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी। ये जो सीधी रेखा है ये दाब के बिल्कुल समानांतर प्राप्त होती है। तो दाब के समानांतर प्राप्त होने का मतलब, यदि आप दाब को कितना ही बढ़ा लें उस स्थिति में अधिशोषण की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स अत्यधिक दाब पर या अधिक दाब पर x/m अधिशोषण की मात्रा समानुपाती होती है p⁴0, और यदि किसी भी घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। इसलिए x/m बराबर k p⁴0, p⁴0 का मतलब 1 होता है, तो x/m बराबर k। फिर हमने मध्यम स्थिति में बताया था, मध्यम दाब की स्थिति में तो हमने देखा था परवलय के रूप में ग्राफ बढ़ रहा था। तो हमने बताया था इसका संबंध x/m समानुपाती p⁴1/n। फिर हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो x/m बराबर k p⁴1/n। फिर हमने इस संबंध को लॉग के द्वारा भी व्यक्त किया था। आज मैं आपको टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। अब टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, अर्थात अधिशोषण के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग इसमें किया था गैस मास्क। जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं या ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां गैस ज्यादा मात्रा में बनती है, तो वो अपने मुंह पर मास्क का, विशेष प्रकार के मास्क का उपयोग करते हैं। इस मास्क में जो है सक्रिय चारकोल आगे की ओर लगा रहता है। ये जो सक्रिय चारकोल होता है ये क्या काम करता है? जो हानिकारक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनका अधिशोषण कर लेता है, और अधिशोषण करने के कारण ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा, कपड़ों की रंगाई। कपड़ों में रंग करने में हम किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं।
फिटकरी का क्या गुण है? फिटकरी जो है रंजक जो होते हैं अर्थात रंग जो प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं उनका अधिशोषण कर लेता है, और अधिशोषण कर लेगा तो कपड़े को रंग प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, नमी को हटाने में, किसी पात्र में या किसी पदार्थ में नमी लगी हुई है या नमी उपस्थित है और यदि आपको बिल्कुल आर्द्ररोधी करना है अर्थात नमी रहित करना है तो आप इसमें क्या डाल दीजिए? सिलिका जेल। ये आप डाल दीजिए। जैसे आप सिलिका जेल डालेंगे तो सिलिका जेल का गुण क्या होता है? ये नमी को अधिशोषित कर लेता है, और नमी को अधिशोषित कर लेगा और पूरा के पूरा जो पात्र है या जिस भी जगह आपने इसको रखा हुआ है वो नमी रहित हो जाएगा। उसके बाद अगला इसका उपयोग विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है कि जब अपन उत्प्रेरक के रूप में जो पदार्थ काम में ले रहे हैं वो अभिकारक या उत्पाद से भौतिक अवस्था में भिन्न होता है। जैसे अपन इसका प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल आदि ठोस अवस्था में होते हैं, इनका हम उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को संपादित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल है ये किसका काम करते हैं? अधिशोषक की तरह कार्य करते हैं, अर्थात ये सतह प्रदान करते हैं किसके लिए? रासायनिक अभिक्रिया के लिए। उसके बाद उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए जहां पर ज्यादा मात्रा में नमी है वहां पर अपन चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, और चारकोल जो है वो नमी को दूर कर देता है, नमी के साथ जो वायु है उसको भी हटा देता है और उस जगह बिल्कुल एक भी वायु का कण उपस्थित नहीं होता, अर्थात उस जगह क्या उत्पन्न हो जाता है? निर्वात उत्पन्न हो जाता है। अगला अपन ने देखा था वर्ण लेखिकी, क्रोमेटोग्राफी हमने देखी थी पार्ट नंबर 6 में। इसमें हमने देखा था कि जिसकी एक ही कलर युक्त पदार्थ है, रंग युक्त पदार्थ है, या अपन जो है बात करें धातुओं के शोधन की तो उसमें हमने देखा था कि जिसका अधिशोषण ज्यादा मात्रा में होता है वो पहले अधिशोषित होता है, लेकिन जिसका अधिशोषण कम मात्रा में होता है वो बाद में अधिशोषित होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ में से भिन्न भिन्न, चाहे तो अपन कहे सूक्ष्म तत्वों को अलग करने के लिए या अपन कहे रंगों को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपन वर्णलेखिकी का उपयोग करते हैं। और वर्णलेखिकी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। जिस रंग का अधिशोषण ज्यादा होता है वो शीघ्रता से अधिशोषित हो जाता है, जिस रंग का अधिशोषण कम होता है वो धीरे धीरे अधिशोषित होता है। ये मैंने आपको बताया अधिशोषण के अनुप्रयोग। अब अपन चलते हैं, अगला टॉपिक इसी में है उत्प्रेरण, कैटालिसिस। क्या होता है उत्प्रेरण? इसकी घटना को सर्वप्रथम बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरित की। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें इन्होंने KClO3 इसको उच्च ताप पर गर्म किया तो ये टूटा KCl+3। इसको संतुलित कर लेते हैं अपन। अब ये अभिक्रिया जो है केवल आपने ताप दिया है इसको और ताप देने पर यह अभिक्रिया घटित हो रही है, लेकिन बर्जिलियस ने क्या किया कि इसमें KClO3 है इसको एक उत्प्रेरक लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड और इसकी उपस्थिति में इसको कराया तो इसने देखा ये अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो गई, शीघ्रता से संपन्न हो गई। तो शीघ्रता से संपन्न होने का मतलब क्या है कि यहां पर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की गति में परिवर्तन हो गया, या कह सकते हैं गति बढ़ गई। अब गति बढ़ गई, गति क्यों बढ़ी? पहले तो बढ़ी नहीं थी, तो गति क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने इसमें क्या डाल दिया? MnO2, और MnO2 जैसे हमने डाला तो अभिक्रिया की गति में परिवर्तन तो हो गया, अभिक्रिया की गति बढ़ गई, लेकिन MnO2 जब उत्पाद बना उसके बाद भी इसमें किसी प्रकार का अर्थात इसके द्रव्यमान में और इसके सूत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस आधार पर हमने उत्प्रेरक की परिभाषा बताई। क्या परिभाषा बताई? कि उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक पदार्थ होता है। उस उत्प्रेरक रासायनिक पदार्थ या पदार्थ होता है
जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, परिवर्तित शब्द क्यों बोला मैंने? परिवर्तित मैंने इसलिए बोला कि ये जो अभिक्रिया है इसमें तो हमने क्या देखा, इसके वेग को बढ़ाया, लेकिन कुछ अभिक्रिया हम ऐसे भी देखते हैं जिसमें वेग को घटा भी देता है। तो इसलिए हम बढ़ा भी रहा है घटा भी रहा है, तो हमने दोनों में बोला, तो क्या बोलेंगे? परिवर्तित करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, लेकिन उसके द्रव्यमान में और उसके संघटन में, सूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक की जो घटना है वो ही कहलाती है क्या? उत्प्रेरण। उत्प्रेरक की घटना या ये जो क्रिया हो रही है किसकी? उत्प्रेरक से उत्पाद बनने की, इसको कहते हैं अपन उत्प्रेरण। अब आगे बढ़ते हैं अपन उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक 4 प्रकार के हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, नाम से स्पष्ट है, धनात्मक का मतलब होता है बढ़ाना। दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक मीन्स घटाना। तीसरा स्वतः उत्प्रेरक, ये भी मैं परिभाषा बताऊंगा। और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक। तो पहले अपन चलते हैं किस और? धनात्मक उत्प्रेरक की ओर। तो मैंने इसके लिए यहां पर हमने एक ग्राफ के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है, और ये जो प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ये ऊर्जा और ये अभिक्रिया की, क्या मतलब है कि हमने ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रोन्नति यानी अभिक्रिया की प्रोसीजर, किस तरह से अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहा है, उसको हमने ग्राफ के द्वारा सीखा। तो हमने क्या देखा कि जैसे अपन इसी अभिक्रिया को ले, या हम इस अभिक्रिया को ले लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने लिया यहाँ पर H2O2, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रिया कर रहा है। क्रिया करने के बाद क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। ये उत्पाद बना दिया तो क्या हुआ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रिया कर रहा है, तो क्या हो रहा है? यहां पर इसकी की स्थिति आ रही है, यहां तक ये क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद ये क्या बना देगा? उत्पाद। क्या बन गया? H2O+। तो हमने देखा कि इसको उत्पाद बनने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? इतनी, क्योंकि इस स्थिति पर इसकी पीक पोजीशन है। इसके बाद आप थोड़ी सी ऊर्जा दोगे, तुरंत क्या होगा? अब अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा। लेकिन जैसे हमने उत्प्रेरक का उपयोग किया तो हमने क्या देखा? ये देखो, क्या देखा कि अब इतनी सी ऊर्जा पर ही ये किसमें बदल गया? उत्पाद में बदल गया। लेकिन अब अंतर क्या है? अब हमने इस्तेमाल किया किसका? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन सा? तो समझिए एक बार फिर से कि हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमने देखा जब उत्प्रेरक नहीं मिलाया तो ये क्रिया करते 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 इतनी ऊर्जा की इसको आवश्यकता पड़ी, और ये किसमें बदल गया? अर्थात सक्रिय होने के लिए, अणुओं को सक्रिय होने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, और उसके बाद ये फिर उत्पाद में बदला। लेकिन जैसे हमने इसमें उत्प्रेरक डाला, ट्रीट में उत्प्रेरक डाला, तो हमने क्या देखा कि ये जो है ढाल नीचे की ओर आ गया। मीन्स कम ऊर्जा के साथ ही ये उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो क्यों परिवर्तित हो गया? इसका रीजन हमने देखा कि उत्प्रेरक ने क्या काम किया? उत्प्रेरक ने इस ऊर्जा को कम कर दिया, और ये कौन सी ऊर्जा थी? सक्रियण। तो ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछाता है, कंपटीशन में प्रश्न पूछाता है, उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं? तो किस प्रकार से बढ़ाते हैं? सक्रियण ऊर्जा को कम करके। सक्रियण ऊर्जा को कम करके उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं।
दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब देखिए वही अभिकारक है, वही उत्पाद बन रहा है, लेकिन अब अंतर किसका हो गया, सिर्फ और सिर्फ उत्प्रेरक का। अब हमने प्लेटिनम की जगह कौन सा ले लिया, ग्लिसरीन। तो जैसे हमने ग्लिसरीन लिया तो हमने क्या देखा, अब अभिक्रिया धीमी गति से होने लग गई। तो वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जैसे ग्लिसरीन। तीसरा स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक में कोई उत्प्रेरक अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः जब हम एक अभिक्रिया देखते हैं तो अभिक्रिया जो है उसमें अभिकारक क्रिया करके, जब अभिकारक क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया की गति बहुत धीमी होती है, लेकिन जैसे उत्पाद बनने लगता है तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया की गति तेजी से होने लगती है। तो पहले जब अभिक्रिया की गति कम थी तो हमने पूछा भाई कम क्यों है, तो उसका उत्तर आया क्यों कम है, क्योंकि अभी अभिकारक क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद नहीं बन रहा है, इसलिए अभिक्रिया की गति कम है। लेकिन जैसे ही उत्पाद बनने लगा वैसे ही अभिक्रिया की गति बढ़ गई, तो इसका मतलब उत्पाद ने कुछ न कुछ किया है। तो उत्पाद ने क्या किया है, उत्पाद ने किसका काम किया है, स्वतः उत्प्रेरक का काम किया है। तो यहां पर जैसे अपन इस अभिक्रिया की बात करें, एथिल एसीटेट जब पानी के साथ क्रिया कर रहा है अम्ल की उपस्थिति में तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बना रहा है। तो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल है जैसे ये बनना शुरू हो जाता है वैसे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं स्वतः। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में उत्पाद बनने पर या जब अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद स्वयं या स्वतः उत्प्रेरक का, स्वतः ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाते हैं, उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। चौथा है आपका प्रेरित उत्प्रेरक, बहुत सीधा सा है। देखिए दो अभिक्रियाएं मैं बता रहा हूं अलग अलग। एक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सोडियम सल्फाइड है ना, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। तो अभिक्रिया कैसे होगी, तीव्र होगी। और ये सेम है, लेकिन क्या है ये सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड वही ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, लेकिन यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं है। तो एक अभिक्रिया में तो क्या हो रहा है, अभिकारक ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीकृत होकर तीव्रता से उत्पाद बना रहा है, लेकिन दूसरा अभिकारक दूसरी अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है। तो क्या परिभाषा होगी कि जब हम इन दोनों को मिला दें, जब हम इन दोनों को मिला दें तो एक अभिक्रिया का वेग दूसरे या दूसरी अभिक्रिया के वेग को प्रेरित कर देता है या वेग में वृद्धि कर देता है, तो उसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे अब हमने जब इन दोनों को मिलाया तो ये जो अभिक्रिया है ये इस अभिक्रिया में उपस्थित इस अभिकारक को प्रेरित कर देगी और प्रेरित करने पर दोनों का ही ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो दोनों का ही ऑक्सीकरण हो गया और दोनों का ऑक्सीकरण हो गया तो क्या कहेंगे यहां पर, प्रेरित उत्प्रेरक। ये मैंने आपको उत्प्रेरक के प्रकार। धन्यवाद।